बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग सीखें गणित कक्षा 6 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 12 वाणिज्य गणित के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रथम तथा द्वितीय स्तंभ के चित्रों की संख्या को अनुपात तथा उसके व्युत्क्रम के रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये प्रथम स्तंभ है, ये द्वितीय स्तंभ है। ठीक है, इन दोनों को हमें अनुपात में इसमें लिखना है, फिर उस अनुपात का व्युत्क्रम यहाँ लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहला ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें देखो प्रथम स्तंभ में कितने चित्र हैं, 1 2 3 4 5। द्वितीय में कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 5:6। तो यहाँ लिख देंगे 5:6, इन्होंने लिख रखा है पहले से। और फिर इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 6:5। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। देखो इसमें 1 2 3 चित्र दिए हुए हैं, इसमें 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इसका अनुपात हो जाएगा 3:4। तो 3:4 हम इसमें लिख लेंगे, फिर इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 4:3 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला प्रश्न है, इसमें देखो 2 चित्र दिए हुए हैं और इसमें 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:3 और इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 3:2। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ₹5 और ₹10 का अनुपात है। ठीक है, तो 5 और 10 का अनुपात देखो क्या होगा, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये देखो 5/10। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरीके से ₹4 और 70 पैसे का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ रुपए हैं और ये पैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इनको रुपए को पैसे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 400। ठीक है, और 70 पैसे, तो 70 से इसको भाग कर देंगे। देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40:7। 40:7 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है, हाथों की उंगलियों की संख्या तथा पैरों की उंगलियों की संख्या में क्या अनुपात होता है। ठीक है, तो देखो हाथों में जो उंगलियां होती हैं वो भी 10 होती हैं और पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो भी 10 होती हैं। ठीक है, तो 10/10 अगर हम करें ऐसे 10:10 हो सकता है, या फिर 10/10 करेंगे तो ये 10 एकम 10 और 10 एकम 10 कट जाएगा। तो या तो 10:10 हो जाएगा या फिर 1:1 हो जाएगा। तो इसलिए 1:1 भी सही है और 10:10 भी सही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी व सी दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में रंगे हुए भाग व बिना रंगे भागों में क्या अनुपात है। ठीक है, तो रंगे हुए भाग पहले कह रहे हैं, तो रंगे हुए भाग देखो 1 2 3 हो जाएंगे और बिना रंगे भाग हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3:5। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में मेज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये लंबाई है मेज की 150 मीटर, ये चौड़ाई है 75 मीटर। इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए किसका, लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई हो जाएगी 150, तो मेज की लंबाई हम लिख लेंगे 150 मीटर, मेज की चौड़ाई 75 मीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा तो 150/75 कर लेंगे। अब इसको हम काट लेंगे। देखो तो काटेंगे तो क्या होता है, 75 दूनी 150 होते हैं, 75 दूनी 150, 75 एकम 75। तो ये हो जाएगा 2/1 या फिर 2:1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न तालिका में मोहन तथा सोहन के द्वारा प्रत्येक दिन क्रिकेट के मैच में बनाए गए रनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये दिन दिए हुए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और मोहन के रन, इधर मोहन के रन हैं जो मोहन ने रन बनाए और ये सोहन ने रन बनाए हैं। ठीक है, यानी सोमवार को मोहन ने 9 रन बनाए, सोहन ने 8 रन बनाए, तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 9:8। इसी तरीके से मंगलवार को मोहन ने 12 और सोहन ने 17 रन बनाए, तो अनुपात हो जाएगा 12:17। बुधवार को मोहन ने 23 रन बनाए और सोहन ने 25 रन बनाए, तो अनुपात हो जाएगा 23:25। इसी तरीके से बृहस्पतिवार को मोहन ने 21 रन बनाए और सोहन ने 19 रन बनाए। ठीक है, तो इनका अनुपात हो जाएगा 21:19। ठीक है, इसी तरीके से शुक्रवार को 5 रन मोहन ने बनाए और सोहन ने 7 रन बनाए, तो इनका अनुपात हो जाएगा 5:7। शनिवार को मोहन ने 33 और सोहन ने 34 रन बनाए, तो अनुपात हो जाएगा 33:34। ठीक है, इसी तरीके से रविवार को मोहन ने 11 रन बनाए
और सोहन ने 13 रन बनाए, तो अनुपात हो जाएगा 11:13। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो श्याम के घर में 3 कमरे हैं तथा अरुण के घर में 4 कमरे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 3:4। ठीक है, राम की भैंस 5 लीटर तथा किरण की भैंस 6 लीटर दूध देती है, तो अनुपात हो जाएगा 5:6। कक्षा 8 में 42 छात्र हैं तथा कक्षा 6 में 35 छात्र हैं, तो अनुपात हो जाएगा 42:35। 42:35, और 42 और 35 दोनों ही एक ही पहाड़ी से कट जाएंगे। 7 से देखो, 7 छंग 42 होते हैं और 7 पंजे 35 होते हैं। ठीक है, तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं 6:5। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पेंद्र ने 40 रुपये में 8 गेंद खरीदी और सुमित ने 80 रुपये में 16 गेंदें खरीदी हैं। किसकी गेंदें महंगी थी? ठीक है, तो देखो पुष्पेंद्र ने 8 गेंदें खरीदी 40 रुपये में, तो एक गेंद का मूल्य हो गया 40/8 बराबर 5 रुपये। और सुमित ने 16 गेंदें खरीदी 80 रुपये में, तो एक गेंद का मूल्य हो गया 80/16। ठीक है, काट देंगे, 16 पंजे 80, तो 5 रुपये हो गया। ठीक है, तो दोनों के द्वारा खरीदी गई गेंद, एक गेंद का अनुपात। ठीक है, यानी दोनों द्वारा जो खरीदी गई उस एक गेंद के मूल्य का अनुपात देखो क्या हो जाएगा, 5:5 या फिर 1:1। ठीक है, तो दोनों के द्वारा खरीदी गई एक गेंद की कीमत समान होगी। ठीक है, दोनों के द्वारा खरीदी गई एक गेंद की कीमत समान होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए कि दिए गए कथन सत्य यानी ट्रू हैं या असत्य फॉल्स हैं। तो देखो पहला दिया हुआ है, अनुपात 4:16 अपने न्यूनतम रूप में है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूनतम रूप में कब होता? 4/16 होता, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1:4 बच्चों इसका न्यूनतम रूप हो जाएगा। ठीक है, 1:4। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 किलो का 100 किलो से अनुपात, 10 किलो का 100 किलो से अनुपात। ठीक है, तो देखो 10 एकम 10 और 10 दशावन 100, यानी 1:10, तो ये सत्य हो जाएगा। ₹5 का 500 पैसे का अनुपात 1:1 है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपये में 500 पैसे होते हैं, तो 500/500 हो जाएगा। ठीक है, 500 से 500 कट जाएंगे, तो 1:1 हो जाएगा, ये सत्य है। फिर है 4:8 बराबर 5:10। ठीक है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1:2 हो जाएगा। ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये भी 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बराबर होंगे, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समानुपात में बॉक्स की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 आएगा, इसमें 3:4 करेंगे, फिर समानुपात 12:16। ठीक है, अगर हम इसको भी काटें, देखो इसको भाग कर दें या काट दें, एक ही पहाड़े से कट जाएंगे। ये देखो 3 से कट 4 से कट जाएंगे, 4 3 12, तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, और 4 से ये कट जाएगा, तो 4 चौक 16, तो 3:4 हो जाएगा ये भी, और ये भी 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 पे हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। अगला है देखो, रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला हो जाएगा, यदि 2 अनुपात समान हो तो ये समानुपात में होते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 5 पैसे का 25 पैसे से वही अनुपात है जो 20 पैसे का 100 पैसे से, तो इसमें 100 पैसे भर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित स्तंभों में दी गई वस्तुएं समानुपात में हैं या नहीं। ठीक है, तो हमें ये देखना है ये समानुपात में हैं जो वस्तुएं दिए हैं। एक स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है। ठीक है, तो देखो इसमें दिए 2/4। ठीक है, तो 2/4, यहाँ पे दिए 3/6। ठीक है, तो देखो अगर हम 2/4 हैं, तो 2/4 को हम ऐसे 2/4 लिखें, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1:2 आ रहा है। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, देखो 3/6, तो 3/6, फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, यानी 1:2 ये भी आ रहा है और ये भी 1:2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, समानुपात में है, तो ये हाँ हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने पहला जो एग्जाम्पल दिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे। देखो, तो दूसरा हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 या फिर 3:4 हो जाएगा, ये 3:4। अब इसको देखते हैं हम, ये 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, 5, और ये 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, तो 5
5/6 या फिर 5:6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3:4 है, ये 5:6 है, तो ये समानुपात नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4, तो ऊपर 4 संख्याएं हैं तो 4 हो जाएंगी, और बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8, बटे में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 1/2 या फिर 1:2 आ रहा है ये। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको देखेंगे। देखो ऊपर 3 संख्याएं हैं तो 3 हो जाएंगी, और बटे में 1 2 3 4 5 6 हैं तो 6 हो जाएंगी। ठीक है, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये 1:2 आ रहा है। ठीक है, 1/2 यानी 1:2। इसका मतलब ये भी 1:2 और ये भी 1:2, तो ये समानुपात में होगा। ठीक है, तो हम हाँ भर देंगे इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, एक मेज का अंकित मूल्य 625 रुपये है तथा इसका विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य के साथ क्या अनुपात है। ठीक है, विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य के साथ। ठीक है, तो पहले हम विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य और अनुपात हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य है 600 और अंकित मूल्य है 625। ठीक है, फिर इसको हम काट सकते हैं दोनों संख्याओं को, तो ये 24 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, तो 24:25। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिशतता है, इसमें प्रतिशतता के क्वेश्चन होंगे। तो लिखा है, निम्नांकित चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला है, चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो ये 1 वर्ग है, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 ऐसे में है, और इधर से हम देखते हैं कॉलम में कितने हैं, ये पंक्ति हो गई। कॉलम में देखते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 ऐसे हैं और 10 ऐसे हैं, तो 10 10 कितने हो जाएंगे, 100 बच्चों। ठीक है, तो कितने वर्ग हैं, कुल 100 वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीले रंग से रंगे हुए कितने वर्ग हैं। तो देखो नीले रंग से रंगा हुआ केवल एक ही वर्ग है, ये एक वर्ग है, तो एक ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, देखो पीले रंग से रंगे हुए कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो पीले रंग से रंगे हुए ये देखो 2 लाइनें हैं और एक लाइन में 10 हैं, तो 10 ये और 10 ये कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है, तो 20 हो जाएंगे इसमें। ये 20 यानी 2 थे यहाँ पे हम 0 और लगा देंगे, तो ये 20 हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीले रंग से रंगा एक वर्ग पूरे वर्ग का कौन सा भाग है। ठीक है, तो केवल नीले रंग से रंगा हुआ केवल एक है, और टोटल कितने हैं, 100, तो 100वां भाग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा, 100वां भाग। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीले रंग से रंगे हुए वर्ग पूरे वर्ग का कौन सा भाग है। तो पीले रंग से रंगे हुए 20 हैं बच्चों। ठीक है, तो कौन सा भाग हो जाएगा, 5वां भाग। ठीक है, यानी 20/100 कर देंगे हम। 20 पीले रंग के हैं और टोटल 100 हैं। ठीक है, तो 20 पंजे 100, तो 1/5 यानी कि 5वां भाग। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1/100वें भाग को हम कहते हैं। ठीक है, तो 1/100वें भाग को हम 1% कहते हैं बच्चों। ठीक है, कितना, 1%। अगला प्रश्न है, 20वें भाग को हम कहते हैं। तो 20वें भाग को हम क्या कहेंगे, 5%। ठीक है, 20वें भाग को हम 5% कहेंगे, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो भिन्न 5/20 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो 5/20 को हम प्रतिशत में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 5/20 लिखेंगे। ठीक है, और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 20 पंजे 100। ठीक है, तो 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा इसका। अगला है, देखो 35% को दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, तो 35% है, यानी कि हम इसको लिख लेंगे 35/100। अब इसको हम काट लेंगे, तो देखो 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 0 बचा, तो 7/20 हो गया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20 से 7 को भाग कर देंगे। ठीक है, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, और 20 तियाँ बच्चों 60 होते हैं। अब देखो यहाँ कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। ठीक है, 70 में से 60 घटाए यानी 10 बचेंगे, और 10 बचेंगे, फिर दशमलव तो है लगा हुआ, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लेंगे, और 20 पंजे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा, 0.35, यानी 0.35। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 1000 है।
इनमें से 400 पुरुष हैं, तो बताइए गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत हैं, यानी पुरुष गांव की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या कितनी है 1000, पुरुषों की संख्या कितनी है 400। ठीक है, तो गांव में पुरुषों की संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 400/1000 और गुणा 100। ठीक है, 400/1000 और गुणा 100 कर देंगे हम। तो क्या करेंगे, देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और फिर यहाँ 1 जीरो बचेगा, इस 1 जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ 10 बचेंगे, तो 4 गुणा 10। ठीक है, तो 4 और 10 की गुणा करेंगे तो 40%। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 40%। तो 1000 में 40% पुरुष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो मोनू के घर में पहले 100 मुर्गी थी, उसके पिताजी 80 मुर्गी और खरीद लेते हैं। अब मोनू के घर में कुल कितनी मुर्गी हैं, मुर्गियों की कुल संख्या में हुई वृद्धि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कुल मुर्गी कितनी हो जाएंगी, पहले तो 100 थी, 80 और आ गई, तो 100 + 80 = 180 हो गई कुल मुर्गी। अब मुर्गियों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई, अब इस समय 180 हैं। ठीक है, पहले 100 थी, तो 180 - 100 यानी 80 की वृद्धि हुई है। अब प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं बच्चों, जो वृद्धि हुई है तो वृद्धि बटे जो पहले थी संख्या यानी 100 और गुणा 100, तो 100 से 100 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80%। कितनी वृद्धि हुई, 80% की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुज ने गणित की 50 अंकों की परीक्षा में 35 अंक प्राप्त किए, उसको कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितना था, पूर्णांक मतलब 50 का पेपर था, तो पूर्णांक हो गया 50 का। परीक्षा में प्राप्तांक, उसने अंक कितने प्राप्त किए, 35 प्राप्त किए। ठीक है, तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत हो जाएगा प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणा 100। ठीक है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, तो प्राप्तांक कितने थे 35, पूर्णांक थे 50 और गुणा 100 कर देंगे हम। देखो 50 से काट देंगे, 50 दूनी 100, तो 35 और 2 की गुणा कर देंगे, तो 35 दूनी होते हैं 70, तो कितना हो जाएगा 70%। उसको 70% अंक मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में पिछले वर्ष 120 छात्र थे, वर्तमान में 138 छात्र हैं, विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्र संख्या बढ़ी। ठीक है, तो पिछले वर्ष छात्र संख्या कितनी थी 120, वर्तमान में वर्ष में छात्र संख्या है 138। ठीक है, तो छात्र संख्या में वृद्धि कितनी हुई, 138 - 120, तो 138 में से 120 घटाएंगे तो 18 छात्र, यानी 18 छात्र बड़े वर्तमान वर्ष में। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे हम, जो छात्र बढ़े यानी वृद्धि। ठीक है, और पहले जो संख्या थी 120, तो 18/120 और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 18/120 और गुणा 100। अब देखो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 6 से काट दिया इन दोनों को, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, फिर 2 से 10 काट देंगे, तो 2 पंजे 10, तो 5 ऊपर आए और 3 आए, तो 5 तियाँ 15, तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, 15%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 40% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो 40% का मतलब है 40/100। ठीक है, तो 40 को हम 100 से भाग कर देंगे, देखो तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये बचेगा 4/10। अब फिर 2 से इसको काट लेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, देखो तो 2 दूनी 4, ऊपर 2 आ जाएंगे और 2 पंजे 10, नीचे 5 आ जाएंगे, तो ये 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 5 से 2 को भाग कर देंगे। ठीक है, 5 से 2 को भाग करेंगे तो 2 में भाग ऐसे जाएगा नहीं बच्चों, तो क्या करते हैं हम यहाँ दशमलव लगा के इस पर 0 बढ़ा लेते हैं। अब हम भाग करेंगे तो 5 चौक 20। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, तो कितना हो जाएगा 0.4, या 0 और लगा देते हैं दशमलव से पहले यहाँ पे, तो 0.4। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बदल लेंगे। आगे देखो लाभ हानि के प्रश्न है इसी में। ठीक है, तो लाभ हानि का पहला प्रश्न दिया हुआ है, नासिर ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदकर 580 रुपये में बेच दी, नासिर को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो पहले तो देखो 500 रुपये में खरीदी थी, यानी क्रय मूल्य हो गया उसका 500 रुपये, क्रय मूल्य 500 रुपये। जितने रुपए में हम वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो 500 में खरीदी तो क्रय मूल्य 500 रुपये हो गया, और 580 में बेच दी तो जितने में बेची वस्तु वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है बच्चों, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 580 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 580 है। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य जो है वो बड़ा है क्रय मूल्य से।
ठीक है। तो क्या होगा, लाभ होगा फिर है। जब लाभ होगा तो लाभ हम निकाल लेंगे, कितना लाभ होगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो 580 माइनस 500 बराबर 80 रुपये, ठीक है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 80 रुपये का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजेश ने एक भैंस 55,000 रुपये में खरीदी, वह कितने रुपए में भैंस को बेचे कि उसे 8,000 रुपये का लाभ हो जाए, ठीक है। तो देखो भैंस का क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदी, 55,000 में, ठीक है। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 55,000 रुपये। यदि 8,000 रुपये का लाभ लेना है तो भैंस का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, फिर विक्रय मूल्य होना चाहिए क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कह रहे हैं 8,000 का लाभ हो तो क्रय मूल्य 55,000 प्लस 8,000 लाभ हो जाएगा। तो 55,000 8,000 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 63,000, ठीक है। अगर वो 63,000 में बेचते हैं तब उन्हें 8,000 का लाभ होगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य व असत्य कथन बताइए, ठीक है। तो देखो लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य होता तब ये सत्य होता, तो ये असत्य हो जाएगा। बिना विक्रय मूल्य जाने लाभ या हानि ज्ञात नहीं की जा सकती, बिल्कुल सत्य है। जब तक हम उस वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं पता होगा तो हम लाभ हानि कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो ये हाँ नहीं बता सकते, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिना क्रय मूल्य जाने लाभ या हानि नहीं ज्ञात की जा सकती, तो ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो ये बिल्कुल ठीक है। हानि तब होगी जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय के एक छात्र समूह ने बाल मेले में स्टेशनरी की दुकान लगाकर सामान बेचा, सारणी देखकर लाभ हानि की गणना कीजिए, ठीक है। यानी विद्यालय में एक छात्र समूह, कुछ छात्रों ने बाल मेला यानी मेले लगाया, तो मेले में ये सामान था कुछ, ये बेचा उन्होंने, वो उसको खरीदा इतने में था, बेचा इतने में, ठीक है। अब हमें बताना है कि उनको लाभ हुआ तो कितने का लाभ हुआ, या हानि हुई तो कितने की हानि हुई, ठीक। तो देखो पहला इसमें दिया हुआ है वस्तु ए नंबर है, यानी पहली वस्तु है पेन, ठीक है। तो पेन उन्होंने खरीदा था 8 रुपये का और बेच दिया 10 रुपये का है। जब 8 का खरीदा और 10 का बेचा तो लाभ हुआ, लाभ कितने रुपए का हुआ, 2 रुपये का, ठीक है। उसके बाद कॉपी उन्होंने खरीदी 13 रुपये की और बेच दी 15 रुपये में, तो कितने का लाभ हुआ, 2 रुपये का। इसी तरीके से पेंसिल उन्होंने 1 रुपये की खरीदी थी और 2 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का लाभ हो गया। इसी तरीके से रबड़ इरेजर जो थी वो 50 पैसे में खरीदी थी, ठीक है, और 30 पैसे में बेच दी, यानी 50 में खरीद कर 30 में बेची, इसका मतलब 20 पैसे की उन्हें हानि हुई, ठीक है बच्चों। स्केच 2 रुपये में खरीदी थी और 1 रुपये में बेच दी, 2 में खरीद के 1 में बेची, मतलब हानि हुई 1 रुपये की, तो 1 रुपये हानि वाले में लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुकानदार ने एक किताब 250 रुपये में खरीद कर 300 में बेची, दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ठीक है। तो देखो 250 रुपये में खरीदी थी और 300 में बेची है, तो किताब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 रुपये, और किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 रुपये, ठीक है। अब यहाँ भी देखो विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा, 300 माइनस 250, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो 50 रुपये लाभ। कितने रुपए पर लाभ हुआ, 50 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 50, यानी लाभ और बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो लाभ कितना है, 50 रुपये, क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये, ठीक है, और गुणा 100 कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको काट लेंगे, देखो इस वाले 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 5 है बच्चे, तो 5 पंजे 25, यहाँ 5 आ जाएंगे, 5 से इसको काट देंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, एक 0 बचेगा, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20% कितना हो जाएगा, 20% उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीता ने अपनी साइकिल 25% के लाभ में बेचने पर 350 रुपये का लाभ हुआ, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 25% लाभ बराबर 350 रुपये है, यानी 25% लाभ पे बेची तो 350 रुपये का लाभ हुआ,
ठीक है। तो इसलिए अगर 100% लाभ है तो 100% लाभ बराबर हो जाएगा 350/25 और गुणा 100, ठीक है। इसको हम सरल कर लेंगे। देखो 25 चौका 100 होते हैं। अब 4 और 350 की जब हम गुणा करेंगे तो 1400 आ जाएगा, ठीक है। तो 1400 क्या हो जाएगा बच्चों? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया 1400 रुपये। और हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो लाभ कितना हुआ? 350 रुपये, ठीक है। तो 1400 और प्लस 350 तो बराबर हो जाएगा 1750, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा? 1750 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज के प्रश्न होंगे अब, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है, जमा की गई अथवा उधार ली गई धनराशि से जो अधिक धनराशि ली जाती है अथवा दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं, ठीक है बच्चों। ब्याज किसे कहते हैं? अगर कोई भी राशि उधार ली गई हो या फिर जमा की गई हो, ठीक है। तो उधार जमा की गई हो मतलब बैंक वगैरह में हम लोग जमा करते हैं, और उधार ली गई हो किसी साहूकार वगैरह से उधार लेते हैं जब हमें ज़रूरत होती है तो उस धनराशि से हम एक्स्ट्रा यानी अधिक धनराशि जो ली जाती है अथवा दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद है, जिस निश्चित अवधि के लिए धन जमा रहता है उस अवधि को समय कहते हैं, ठीक है। तो समय पे टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, श्याम ने साहूकार से खेती के काम के लिए 1000 रुपये 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। श्याम को 1 वर्ष का कितना ब्याज देना होगा, ठीक है। तो कितने रुपए लिए थे? 1000 रुपये लिए थे, ठीक है। तो मूलधन हो जाएगा 1000 रुपये और दर हो जाएगी 5% वार्षिक, ठीक है। और कितने समय के लिए थे? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो समय हो जाएगा 1 वर्ष। तो हम देखो ब्याज निकाल देंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन हो जाएगा 1000 रुपये, दर हो जाएगी 5%, ठीक है। और समय हो जाएगा 1 वर्ष। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ 10 बचेंगे, यहाँ 5 और 1, ठीक है। तो 10 5 1 की जब हम गुणा करेंगे बटे में तो 1 रह गया, तो 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो संख्या ऊपर होगी वही रहेगी। तो 10 पंजे 50, 50 एकम 50, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 50 रुपये, ठीक है। तो ब्याज जो होगा वो 50 रुपये देना होगा। कितना देना होगा? 50 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ है, ठीक है। हमें लिखना है यानी 10% वार्षिक ब्याज का क्या अर्थ होता है। देखो तो 10 रुपये वार्षिक ब्याज का अर्थ है कि अगर कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में 10 रुपये ब्याज होगा, ठीक है। कितना ब्याज होगा? 10 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो देखो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसमें 100 भर देंगे। इसी तरीके से अगर इसमें से हम मूलधन ज्ञात करेंगे तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100 और बटे हो जाएगा दर गुणा समय, ठीक है। अगर हम दर निकालेंगे तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन गुणा समय, ठीक है। इस तरीके से निकाल देंगे। और यदि हम समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा 100 गुणा ब्याज और बटे में हो जाएगा मूलधन गुणा दर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, हरमन ने बैंक से 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 8000 प्राप्त किए, ठीक है। रुपये 8000 प्राप्त किए। 3 वर्ष बाद हरमन कितने रुपए बैंक को वापस करेगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। दर 7% वार्षिक ब्याज की दर है तो दर हो जाएगी 7% वार्षिक। मूलधन कितना रुपए लिया था? 8000 रुपये, तो मूलधन 8000 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा देखो समय कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष समय हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सूत्र लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। तो मूलधन हो जाएगा 8000 रुपये, दर हो जाएगी 7% वार्षिक, तो 7/100 और गुणा हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको हम सरल कर लेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेंगे 80 गुणा 7 गुणा 3, तो 80 गुणा 7 गुणा 3, इन सब की गुणा हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1680 रुपये, ठीक है। तो 1680 रुपये तो हो गया ब्याज। क्या हो गया? ये ब्याज हो गया 1680 रुपये, ठीक है। और कह रहे हैं कितने रुपए बैंक को वापस करेगा, तो कुल कितने रुपए वापस करेगा, तो ये ब्याज हो गया, ठीक है। और प्लस मूलधन इसमें और जोड़ देंगे। कितने रुपए लिए थे? 8000 रुपये, तो 8000 और 1680, ठीक है। तो मिश्र धन हो जाएगा 1680 प्लस 8000, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9680 रुपये, ठीक है। तो 9680 रुपये हरमन जो है 3 वर्ष बाद बैंक को 9680 रुपये वापस करेगा, ठीक है। हरमन 3 वर्ष बाद बैंक को 9680 रुपये वापस करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, ये है व्यवहारिक गणित। ठीक है, तो व्यवहारिक गणित में पहला प्रश्न दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सरलतम गणना की विधि को व्यवहारिक गणित कहते हैं। व्यवहारिक गणित कहते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों में से हमें लिखना था तो हम लिख देंगे व्यवहारिक गणित। ठीक है, फिर है व्यवहारिक गणित में अधिकांश क्रियाएं मौखिक होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं बच्चों? मौखिक होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक टेंट बनाने में 50 मीटर कपड़ा लगता है, इसी माप के 15 टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? ठीक है, तो एक टेंट में 50 मीटर लग रहा है, एक टेंट में 50 मीटर कपड़ा लगता है, तो ऐसे ही 15 टेंट बनाने में कितना लगा कपड़ा कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो 15 और 50 की गुणा कर देंगे हम। ठीक है, 15 50 की गुणा कर लेंगे तो 15 पंजे 75 हो जाएंगे, एक जीरो और लगा देंगे तो ये हो जाएगा 750 मीटर बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा की अवधारणा विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, देखते हैं हम। पहला प्रश्न है जब हम अपनी वस्तुओं को देकर दूसरे से अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करते हैं, जैसे मीना ने एक पेंसिल रीना को देकर एक रबर प्राप्त की, तो ये कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी को वस्तु देकर बदले में वस्तु ही लेते हैं तो ये कहलाता है बच्चों वस्तु विनिमय। ठीक है, क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय। ठीक है, इसी तरीके से जब कोई अपनी सेवा दूसरों को देकर दूसरे से सेवा प्राप्त करता है, जैसे किशोर ने समीर की खेत में पौध लगवाई और समीर ने किशोर के खेत में हल चलवाया, तो क्या कहलाएगा? ठीक है, तो सेवा के बदले जब सेवा ली जाती है तो हम कहते हैं सेवा विनिमय। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? सेवा विनिमय। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखो, जब कोई धनराशि का कोई प्रतीकात्मक रूप जैसे रुपए या फिर चेक या धन अंतरण आदि देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, जैसे मोहन ने दुकानदार को 50 रुपये देकर चीनी खरीदी, तो वह कहलाता है, ये कहलाएगा बच्चों मुद्रा विनिमय। ठीक है, क्या कहलाएगा? मुद्रा विनिमय। ठीक है, ये एक्सरसाइज होगी बच्चों कंप्लीट। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।